हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और जैसे आप सबको पता है, इस बार हम क्लास 10th एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर की वीडियोस बना रहे हैं। मैंने आपकी लास्ट 2 वीडियोस में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो प्लस पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 कंप्लीट करूंगी, जिसका टॉपिक का नेम है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपनी एनसीईआरटी बुक विद पेन या पेंसिल लेके जरूर बैठे बेटा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम हैंड लेबर और स्टीम पावर के एडवांटेजेस और बेसिकली देखा जाए हैंड लेबर के मैं आपको फायदे ही बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां पर ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। पुअर peasants and vagrants moved to the city in large number in search of jobs waiting for work. अब क्या हो रहा था, जो पुअर पीजेंट्स थे, जो कंट्री साइड में थे, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हाँ सिटीज में इंडस्ट्रीज ओपन हो गई हैं, वो सिटीज की तरफ दौड़ते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स और काम की वेट कर रहे होते हैं कि कब मुझे जॉब यहाँ मिलेगी। When there is a plenty of labor, wages are low। ये हमें पता है। जब बहुत सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली मैं उन लोगों की जो सैलरीज होंगी, उन लोगों की जो वेजेस होंगी वो कम होगी। तो इस लॉजिक को थोड़ा सा समझिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे लोग आए हुए हैं जॉब के लिए, तो मुझे पता है कि मुझे इतनी ही लोगों को सैलरी देनी है। तो अगर सामने वाला सैलरी ज्यादा मांगेगा तो मुझे पता है कि वहां बाहर बहुत से ऐसे लोग लाइन में खड़े होंगे जिससे कम सैलरी में भी तैयार हो जाए। तो ब्रिटेन का यही हो रहा था। बहुत सारी लेबर होने की वजह से लोगों को जो वेजेस थी, लोगों की जो सैलरी थी वो बहुत कम थी। इंडस्ट्रीज हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। अब देखा जाए इंडस्ट्रीज को ना तो हाई वेज का पंगा है, ऑब्वियसली इतनी सारी लेबर है तो हमें लो वेजेस दे सकते हैं। सेकंड, लेबर की कोई शॉर्टेज भी नहीं है, बहुत से लोग हैं उनके इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment। वो लोग मशीन को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते थे, वो मशीन को यूज ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो मशीन यूज करेंगे तो उनको लेबर छोड़नी होगी। और मशीन यूज करने का क्या एक नुकसान होगा कि उनको बहुत सा खर्चा करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में किया था कि वो लोग टेक्नोलॉजी या मशीन्स को क्यों यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मशीनरी बहुत कॉस्टली है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी रिपेयरमेंट बहुत कॉस्टली पड़ेगी। इसलिए वो लोग लेबर को नहीं छोड़ रहे थे। और अभी भी वो लोग हैंड लेबर पे ज्यादा विश्वास कर रहे थे, ना कि मशीन्स पे। अब आगे क्या होता है, डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। हाँ जी, ये एक बार क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थी सिटीज में, वहां पे लेबर की डिमांड सीजनल क्यों थी। सीजनल क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या था कि कुछ सीजन्स में आपको जॉब मिलती है और कुछ सीजन्स में आपको जॉब नहीं मिलती। सेम ब्रिटेन में भी यही था। अब ये क्या था, गैस वर्क एंड ब्यूरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू आउट द कोल्ड मंथ्स। विंटर सीजन में जब ब्रिटेन में ठंड पड़ती थी तो गैस रिलेटेड बहुत काम होता था कमरों को गर्म करने के लिए, जैसे हम हीटर्स ले सकते हैं। ब्यूरीज हो गई हैं आपकी, ड्रिंक्स हो गई हैं आपकी, टी कॉफी और एनी अल्कोहल ऑल्सो। इन चीजों की बहुत डिमांड बढ़ जाती थी, तो इंडस्ट्रीज इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और लेबर लगा देती थी सिर्फ विंटर सीजन में। ये याद रखना, सिर्फ विंटर सीजन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये सीजनल से रिलेटेड ऐसे कहा है। सेकेंड, बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। अब क्या हो गया, विंटर सीजन में इनका मेन फेस्टिवल क्या होता है, क्रिसमस। अब क्रिसमस के लिए कैटरिंग करना, कोई डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई लंच ऑर्गेनाइज कर रहा है, और आपस में वो एक दूसरे को जैसे गिफ्ट्स के रूप में बुक्स देते हैं। तो बुक्स की जो इंडस्ट्रीज थी, प्रिंटिंग का काम भी बढ़ जाता है, इवन कैटरिंग का डिमांड भी बढ़ जाता है। थर्ड, विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्यूज्ड अप। मतलब एक विंटर एक टाइम था। विंटर सीजन में क्या होता था उस हिस्ट्री में बेटा, पुराना टाइम याद रखिए कि उस टाइम ज्यादातर ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे ज्यादा फॉग पड़ जाना या बहुत ज्यादा ठंड हो जाती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम क्या करते थे, शिप्स की रिपेयरमेंट करते थे कि अभी तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, या अभी हम लोगों की मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं हो सकती इधर से उधर। तो लोग क्या करते थे उस टाइम, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो शिप्स की रिपेयरमेंट के लिए लेबर को हायर कर लेते।
In all such industries where production fluctuated with the season, industries usually preferred hand labor, employing workers for the season. अब ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएशन मींस अगर मुझे इस सीजन में लोग चाहिए, ज्यादा काम आ गया तो मैं ज्यादा लोगों को हायर कर लूंगा, अगर नहीं काम आया तो मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। तो ज्यादातर जितने भी इंडस्ट्रीज होते थे वो हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे और उनको सीजन के अकॉर्डिंगली जॉब दे दिया करते थे। अगर वो मशीन्स लगाएंगे तो वो तो पूरा साल उनकी रिपेयरमेंट के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा लगाना पड़ेगा, बट लेबर को मुझे जब तक जरूरत है मैं काम लूंगी, अदरवाइज मैं उनको बाहर निकाल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A range of product could be produced only with hand labor. आपको पता होगा कि अगर आप लोगों को वैरायटी ऑफ थिंग्स चाहिए, अगर मशीन में क्या होता है बेटा, मशीन में प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, मीन्स अगर एक ढांचा होता है, मैंने उसमें एक चीज डाली, अब वो जब मैं बटन प्रेस करूंगी वो सारी एक जैसी चीजें निकालेगा बाहर। बट हैंड लेबर से क्या होगा, मुझे वैरायटीज मिल सकती हैं। Demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes. But market में डिमांड क्या थी? मार्केट में डिमांड तो ऐसे गुड्स की थी जो कहते थे अलग अलग डिजाइन होने चाहिए, स्पेसिफिक डिजाइन होनी चाहिए। स्पेशली ये डिमांड कहाँ से आ रही थी बेटा? रिचर सेक्शन से आ रही थी। उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मेरी जो ड्रेस है वो दूसरी जैसी की किसी की ड्रेस सेम हो। तो वो हमेशा चाहते थे कि हम लोगों की जो डिजाइन हो वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब इन्होंने देखिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दी है कि मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन में क्या हो रहा था, 500 वैरायटीज हैमर्स बन रहे थे थ्रू हैंड लेबर। जैसे अगर मैं क्लास में खड़ी हूँ और मेरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको एक ऑर्डर देती हूँ कि बेटा कल आप सब एक मेरे लिए हैमर बना के आएंगे, तो मुझे पता है कि एक जैसे हैमर्स तो होंगे नहीं, तो हर बच्चा अलग अलग तरह का हैमर बनाएगा, तो मेरे पास वैरायटीज आ जाएंगी। ऐसे ही उन्होंने 45 काइंड्स ऑफ एक्सिस बनाए थे। सो दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। और ऐसी चीजों के लिए मुझे ह्यूमन लेबर की जरूरत है, ना कि मशीनरी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस द एरिस्टोक्रेट्स प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो ब्रिटेन में अपर क्लासेस होते थे, एम्परर्स होते थे, किंग्स होते थे, क्वींस होती थी, वो ज्यादातर प्रेफरेंस करती थी उन चीजों को जो हैंड से बनी हो, क्योंकि उनके डिजाइनिंग्स में बहुत चेंज दिखता था, स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशंस दिखती थी। They were better finished, individually produced and carefully designed. Machine-made goods were for export to the colonies. वो क्यों प्रेफरेंस देती थी? क्योंकि जो हैंडमेड गुड्स होते थे बहुत फिनिशिंग वाले होते थे, हर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता था उसको और केयरफुली डिजाइन किया जाता था। अगर मैं कहूँ तो कस्टमाइज डिजाइन भी किए जाते थे, मींस जैसा मैं चाहूंगी मैं वैसा कपड़े पर या किसी चीज पे डिजाइन भी करवा सकती हूँ। बट मशीन में मुझे बहुत मुश्किल होगा, मुझे उस तरह का ढांचा चाहिए होगा अगर मुझे वैसा कुछ डिजाइन बनाना है। बट हमें पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज तो आ चुकी थी, तो उनके गुड्स कहाँ जा रहे थे? उनके गुड्स जा रहे थे कॉलोनाइज्ड स्टेट्स या कॉलोनाइज्ड कंट्रीज में। जैसे हम कहते हैं इंडिया में जा रहे थे, अफ्रीका में जा रहे थे, और वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? हैंडमेड गुड्स की डिमांड ज्यादा कर। क्लियर है बेटा? So in countries with a labor shortage, industries were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. बट ये तो बात हुई ब्रिटेन की जहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है। बट कहते हैं कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज थी, कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जहाँ पे लेबर बहुत शॉर्टेज थी। तो वो लोग तो ऑब्वियसली मशीन्स पे डिपेंड करेंगे क्योंकि उनके पास तो ह्यूमन लेबर है नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी बेटा? दिस वॉज द केस ऑफ अमेरिका। सो ब्रिटेन हैड नो प्रॉब्लम, उनके पास ह्यूमन डिमांड बहुत ज्यादा थी, बट अमेरिका के पास नहीं थी, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी मशीन गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे, उनको बहुत जल्दी मशीन ऑपरेटर लेबर मिल चुकी थी। ठीक है बेटा? तो मैंने ये आपके साथ हैंड लेबर और स्टीम पावर का अपर पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम लोग आगे करेंगे लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अब क्या हो रहा है? द abundance ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। ये तो बेटा ट्रू फैक्ट है। जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए खड़े हैं उतनी ज्यादा ही सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि सबको काम चाहिए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और उस कंपटीशन की वजह से एक दूसरे की लाइफ जरूर अफेक्ट होगी। कैसे? एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रेवल टू द कंट्री साइड, हंड्रेड ट्रांसफर टू द सिटी। जैसे ही कंट्री साइड में ये बातें फैल गई, रूमर्स फैल गई, या रूमर्स क्या, ये तो सच्चाई फैल चुकी थी कि सिटीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई और उन लोगों को लेबर चाहिए, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग सिटीज की तरफ भागने लग गए। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब
dependent on existing networks of friendship and kin relationship. बट जॉब आपको तभी मिलेगी अगर शहर में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में आपके कोई रिलेशनशिप है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके कोई चाचा जी या ताऊ जी या मौसा जी लगे तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, वरना आपको बहुत दिनों तक वेट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? इफ यू हैड a relative or friend in a factory, you were more likely to get a job quickly, but not everyone had social connection. बट अब जो कंट्री साइड से सिटीज में आ रहे थे या टाउन्स में आ रहे थे, सबके रिलेशंस तो थे नहीं। अब वो क्या कर रहे थे? मेनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और इन नाइट शेल्टर्स। अब वो बहुत हफ्तों तक वेट कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि हमें जॉब मिल जाए, ब्रिजेस के नीचे सो रहे हैं, टेंट्स बना लिए, उसके नीचे रात निकाल रहे हैं कि शायद फिर सुबह निकलेंगे, शायद हमें जॉब मिल जाए। Some stayed in night refuges that were set up by private individuals. Other went to the casual wards maintained by the poor law authorities. अब क्या हो रहा था? कुछ लोग तो रिफ्यूजीज की तरह रहने लग गए थे। इट मीन्स क्या था? जैसे सपोज करो मैंने ब्रिटेन में लोग क्या कर रहे थे, प्राइवेटली लोग क्या कर रहे थे, अपना नीचे का एक हॉल खाली कर देते थे और लोगों को कहते थे कि आप यहाँ पर अगर आप सोना चाहते हो तो हमें आप कैश दे दो। ठीक है? एज अ रेंट पे रखने लग जाते थे पर डे के हिसाब से। अब जिन लोगों के पास इनकम होती थी वो तो चलो सो जाते थे। अब आप सोचते होंगे मैम बाहर सोने में क्या प्रॉब्लम थी? बेटा आप में इमेजिन करिए जब ठंड पड़ती होगी तो बाहर सोना कितना मुश्किल हो जाता होगा उन लोगों के लिए। और कुछ क्या कर रहे थे? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कुछ जैसे हम कहते थे ना, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, धर्मशाला ओपन कर दी या लोकल रूम्स दे दिए जो ज़्यादा देखने में अच्छे नहीं है या ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो कुछ लोग वहाँ अपनी जो थी नाइट स्पेंड करते थे कि चलो सुबह उठ के फिर से हम जॉब ढूँढने बाहर निकलेंगे। अब क्या हुआ? Seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work. After the busy season was over, the poor were on the street again. कहते हैं अब सीजन अकॉर्डिंगली काम होता था, हमने अभी पढ़ा। अब कई बार होता था जब सीजन खत्म हो जाता तो जो इंडिविजुअल होता था, जो पर्सन होता था, जो कंट्री साइड से आता था, वो बहुत टाइम तक के लिए बिना काम के भी रहता था। अब कई बार ऐसा होता था जब बिज़ी सीज़न ओवर हो जाता था, तो कुछ लोग तो स्ट्रीट्स पे आ जाते थे। जैसे कभी वेजिटेबल सेलर बन गए, फ्रूट सेलर बन गए, वेंडर्स बन गए। और कुछ लोग क्या करते थे? सम रिटर्न टू द कंट्रीसाइड आफ्टर द विंटर व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरिया ओपन्ड अप इन प्लेसेस। अब क्या करते थे? विंटर जब खत्म हो जाता था, जब उन्हें पता है कि विंटर सीज़न खत्म हो गया, अब जॉब मिलनी मुश्किल है, वो दोबारा अपने कंट्री साइड चले जाते थे, वहाँ कल्टीवेशन शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको पता था हार्वेस्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो वो वापिस अपने घर चले जाते थे कि जब दोबारा सिटीज़ में जॉब खुलेंगी, हम दोबारा आ जाएँगे। But most look for odd jobs which till the mid 19th century were difficult to find. या कुछ लोग वहीं रहते थे सिटीज़ में कि नहीं चलो ठीक है, कोई और काम ढूँढ लेंगे, एज़ अ सर्वेंट काम कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। Wages increased somewhat in the early 19th century, but they tell us little about the welfare of the workers. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ आ गई है कि मैम कह रही है वेजेस बढ़नी शुरू हो गई हैं, बट लोगों का उसमें वेलफेयर नहीं हो रहा था, लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो आओ मैं पढ़ाती हूँ बेटा, ये बहुत बढ़िया लॉजिक है। The fear of unemployment made worker hostile to the introduction of new technology. बट इससे पहले जो मैंने आपको लास्ट अभी बताया था कि वेजेस बढ़ रही थी, बट लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ रहा था। वो क्या है स्टोरी बेटा? सपोज करो आज आपकी सैलरी 100 रुपीज है और उसमें आपकी ब्रेड 50 रुपीज में बहुत इजीली आ जाती। ठीक है? अगर आपकी सैलरी 100 से 150 हो जाए, बट ब्रेड का प्राइस भी 50 टू 70 हो जाए, ठीक है ना? मतलब वेज तो आपकी बढ़ गई है, बट साथ के साथ प्राइसेस भी तो बढ़ रहे हैं। आपका उसमें क्या वेलफेयर हो रहा है? कहने को तो मेरी सैलरी बढ़ गई है, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इस चीज़ को अगर हम इकोनॉमिक्स वर्ड में कहें तो रियल वेजेस कहते हैं, या अगर हम बात करें इन्फ्लेशन कहते हैं कि वेजेस बढ़ रही है, बट साथ के साथ प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की लाइफ़स्टाइल कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुई, कोई ज़्यादा वेलफेयर नहीं हुआ। ठीक है जी? तो ये आपकी बुक में एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था जिसको मैंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में, बड़े ईज़ी फॉर्म में आपको बता दिया। अब हो क्या रहा था? लोगों के पास नौकरी नहीं थी। इस बीच में सामने उनका एक दुश्मन आ जाता और वो दुश्मन क्या था? एक न्यू टेक्नोलॉजी थी। अब देखो, जैसे उस टाइम इन लोग, जैसे मैंने आपको एक इमेज भी दिखाया गुस्से वाली, वो तोड़ दूँ मैं उसको। वो न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी? स्पिनिंग जेनी। यस, ये जिसको हम एक तरह से कहते हैं एक चरखे की तरह भी चलता है। बट इसमें क्या था?
10 स्पिंडल्स लगा रखे थे एक बारी में। एक तरह से हम कहेंगे कि 10 टाइम्स मोर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती थी एज कंपैरिजन टू हैंड लेबर। अब क्या हुआ? After the 1840s, building activities intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment. कहते हैं 1840s के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई काम के लिए। काम के मतलब कहते हैं ना, दरवाजे खुल गए। हुआ क्या था 1840s के बाद, कुछ बताएगा मुझे? मुझे लगता है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट 3 वीडियो से बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा कि 1840s के बाद ऐसा क्या चेंज आ गया था हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके आंसर की। रोड्स वर वाइडन, न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, रेलवे लाइंस वर एक्सटेंडेड, टनल डग्स, ड्रेनेज एंड सीवर्स लेट रिवर्स इम्पैक्ट। हाँ जी बेटा, देखा जाए तो आंसर तो पता ही लग गया होगा आपको। रोड्स बननी शुरू हो गई थी, रेलवेज की एक्सपेंशन हो गई थी, रेलवेज का स्टार्टअप हो गया था 1840s के बाद, टनल्स के लिए, ड्रेनेज के लिए। अब इन सब कामों के लिए तो मुझे लेबर चाहिए, और लेबर की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डबल्ड इन द 1840s एंड डबल अगेन इन द 30 years। मतलब देखा जाए, डिमांड बढ़ रही है, पूरे लेबर्स की डिमांड बढ़ चुकी है, वर्कर्स की। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में भी 1840s में डबल हुई, और नेक्स्ट 30 years में और डबल हो चुकी थी। तो देखा जाए अब लेबर्स की कंडीशन थोड़ी सी सुधरनी शुरू हुई थी आफ्टर 1840s, क्योंकि अब उनके लिए काम आ चुका था। ठीक है बेटा, आज मैंने आपके साथ सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं बहुत जल्दी उन चीजों को सॉल्व कर दूंगी। एंड आई होप आप इस यूनिट को रिवाइज करेंगे। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बिल्कुल खत्म कर दिया है। कल मैं आपके साथ यूनिट 3 का स्टार्टअप करूंगी। ठीक है बेटा? बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।